गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम होगा तीन वर्ग। ठीक है, तीन वर्ग यानी कि समाज में तीन वर्ग का जिक्र किया गया है। और यह जो इतिहास है, इतिहास का जो यह चैप्टर है, ये यूरोप से संबंधित है और ख़ासकर इसमें सामंतवादी व्यवस्था पर चर्चा किया जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग चलते हैं, अपने प्रश्नों को एक एक करके अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे। कहता है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? मार्क ब्लॉक ने, हिल्डेगार्ड गाय ने, चार्लमेन ने या E.H. कार ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का मार्क ब्लॉक ने। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। सामंतवाद कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा, यूनानी भाषा, लैटिन भाषा या फिर जर्मन भाषा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, जर्मन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। कहता है कि फ्यूड का अर्थ क्या होता है? खेत, घर, भूमि का एक टुकड़ा या ये सभी? तो फ्यूड का अर्थ होता है बच्चों ऑप्शन ग, भूमि का एक टुकड़ा। फ्यूड जर्मन भाषा से बना है। ठीक है, फ्यूड जो एक जर्मन भाषा का शब्द है और उसी फ्यूड से बना है फ्यूडल। और फ्यूडल का अर्थ होता है सामंत, और सामंत का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि यूरोप में तीन सामाजिक वर्ग कौन से थे? तो जिस तीन वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन तीन वर्गों के बारे में आप जानेंगे। प्रश्न ऑप्शन क कहता है सेना, किसान, पादरी। या ख में कहता है अभिजात सामान्य वर्ग किसान। ग कहता है कि पादरी अभिजात वर्ग और कृषक। और घ कहता है राजा, ईसाई, पादरी और सेना। तो इसका सही जवाब होगा जो तीन वर्ग है बच्चों, वो है ऑप्शन ग। पहला वर्ग है, प्रथम वर्ग में जो आता है वो आता है पादरी। ठीक है, ईसाई पादरी। दूसरा जो आता है अभिजात वर्ग, और तीसरा जो आता है वो है कृषक यानी किसान। ठीक है, तो यूरोप में तीन सामाजिक वर्ग जो है वो कौन कौन से समझ में आ गया। पांचवा प्रश्न पे चलेंगे। सामंत के घर को क्या कहा जाता था? फीफ, मेनर, जागीर या महल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, फीफ कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। सर्फ किसे कहा जाता था? पोप को, दुर्ग को, भूदास को या जागीर को? तो सर्फ कहा जाता है बच्चों भूदास को कहा जाता है। देखिए कि पिछला जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें हिस्ट्री का सेट 1 था, उसमें एक बाय मिस्टेक इसका आंसर मैंने जागीर पे लगा दिया था, जबकि उसका आंसर होगा भूदास। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक हो चुका था, आगे ऐसा ना हो, ध्यान रखूंगा मैं भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें लिखा है कि फाइव या फीफ क्या है? फाइव या फिर फीफ क्या है? क्या ये जागीर है, सामंत है, कृषक या फिर बिशप है? तो फीफ एक प्रकार का जागीर है, भूमि का एक टुकड़े को कहते हैं, जो बड़े सामंतों के द्वारा, ठीक है, बड़े सामंतों के द्वारा दिया जाता है अपने से सामंतों को छोटे सामंतों को, जिसको नाइट कहते हैं। नाइट कौन होते हैं ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसको जो है ये नाइट जो है अपनी सेवा देगा किसको? सामंतों को। ठीक है, बदले में सामंत इसको क्या देगा? भूमि का एक टुकड़ा देगा। जो भूमि का वो टुकड़ा दिया उसी को फीप कहा जाता है। जो सामंत किसको देते हैं? नाइट को देते हैं। सामंतवादी व्यवस्था में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे राजा है, राजा ने भूमि का टुकड़ा किसको दिया? सामंतों को। ये सामंतवादी बन गए। अब ये क्या करेगा? सामंत जो हैं ये राजा को सेवा देंगे, लेकिन इतनी बड़े क्षेत्र का ये अकेले से अच्छे से उसको जो है सो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, ये सामंत छोटे सामंतों को भूमि का कुछ टुकड़ा देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो भूमि का टुकड़ा दिया गया छोटे सामंतों को, जिसे हम नाइट कहते हैं, है ना, उस भूमि के टुकड़े को हम क्या कहेंगे? फीफ कहेंगे। और ये नाइट होते कौन है? नाइट होते हैं अश्वारोही योद्धा। ठीक है, घुड़सवार योद्धा होता है, सेना होता है, जिसका काम है अपने ऊपर जो मालिक है उसकी सेवा करना। ठीक है, ये इसकी सेवा करेगा। और नाइट के नीचे जो होता है वो होता है किसान। किसान जो इनकी सेवा करेगा या फिर इनकी सेवा करेगा। समझ गए?
तो इस तरह से एक प्रकार का सामंतवादी व्यवस्था एक सेवा वाली व्यवस्था था, जो निचले क्रम के लोग ऊपर वाले क्रम को अपनी सेवा प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में क्या कहता है, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ड्यूक, राजा, नाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी इकाई क्या था? अभी मैंने बताया था आपको, नाइट्स होगा। सामंतवादी व्यवस्था में यानी अपना ऑर्डर चलाने की व्यवस्था में किसान कभी नहीं आएंगे, इसलिए निचले पायदान में वो कभी नहीं आएगा। निचले पायदान या सबसे छोटी इकाई में कौन आता है? नाइट आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। 9 क्या कहता है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? मेनर, 5, नाइट या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब मेनर होगा। प्रश्न नंबर 10 में देखिए आ गया, नाइट किसे कहा जाता था? गुलामों को, स्वतंत्र किसानों को, घुड़सवार योद्धा को या कृषि दर्शन को? सही जवाब घुड़सवार योद्धा को। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? 11 में लिखा हुआ है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता था? ग्रिगोरी को, पायस को, पाल को या फिर इनोसेंट को? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो था वो था हमारा ग्रिगोरी। कौन था? ग्रिगोरी। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है कि रोमन चर्च मतलब पश्चिम का जो कैथोलिक चर्च है उसका प्रधान या सबसे कैथोलिक चर्च की व्यवस्था में सबसे शीर्ष पायदान पर या सबसे मुख्य व्यक्ति जो है वो कौन होता है, या प्रधान कौन होता है? क्या कहता है? ऑप्शन में पोप, बिशप, पादरी या फिर फ्रायरो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, पोप जो है रोमन चर्च या फिर कैथोलिक चर्च का सबसे मुख्य व्यक्ति होता है, प्रधान होता है, वो सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर जो है सो 13 कहता है कि टाइथ या टिथ किस प्रकार का कर है? चलिए ये तो क्लियर हो गया कि टिथ एक प्रकार का कर है, लेकिन कैसा कर है? भूमि कर है, व्यापारिक कर है, धार्मिक कर है या फिर सैनिक कर है? तो इसका सही जवाब होगा धार्मिक कर है। धार्मिक कर क्यों है भाई? क्योंकि चर्च जो है यानी कि पादरी वर्ग के जो लोग हैं, चर्च जो है वो किसानों से लेते हैं, क्या? टैक्स लेते हैं। ध्यान देखिएगा, चर्च जो है वो किसानों से भी टैक्स लेते हैं और राजा जो है वो भी क्या करता है? किसानों से, यानी कि किसान दोनों को टैक्स दे रहा है, चर्च को भी और राजा को भी। जो किसान जो है ना, जो किसान है, तो किसान जो टैक्स आपको चर्च को दिया उसे हम कहते हैं टीथ कर, ध्यान रखिएगा। और किसान जो कर राजा को दिया उसे कहेंगे हम टैली कर, ध्यान रखिएगा इस बात को। दोनों कर दिया जा रहा है, दोनों को किसानों के द्वारा ही दिया जा रहा है, चर्च को भी और राजा को भी। चर्च को जो दिया वो टीथ कर है, एक प्रकार का धार्मिक कर हो गया। राजा को जो दिया कर वो हो गया एक प्रकार का टैली कर हो गया, जो संरक्षण प्रदान करने के लिए होता था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ग धार्मिक कर। आबेस हिल्डेगार्ड कौन थे? संगीतज्ञ, चित्रकार, कवि या मूर्तिकार? सही जवाब होगा संगीतकार थे। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। कार्टेज कैथेड्रल कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो सही जवाब होगा फ्रांस में कार्टेज कैथेड्रल स्थित है। प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में या 13वीं सदी में? सही जवाब ख ऑप्शन होगा 11वीं सदी में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? कैंटरबरी टेल्स जो है वो किसकी रचना है? दांते एलिगियरी की, जॉफ्री चासर की या फिर शेक्सपियर की या चास की? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ख जेफरी चासर। प्रश्न नंबर 18 कहता है पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चीन में, इटली में, जापान में या अमेरिका में? तो सही जवाब होगा इसका ख इटली में पाडुआ विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कहता है शार्लमेन कौन थे? क्या वो फ्रांस का शासक था, इंग्लैंड का था, इटली का या फिर जर्मनी का शासक था? तो शार्लमेन जो था वो फ्रांस का शासक था। प्रश्न नंबर 20 कहता है किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? लुईस के, शार्लमेन के, हेनरी चतुर्थ के या फिर लुई 11वां के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख शार्लमेन के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें क्या हुई थी? मजबूत हुई। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ स्थित है? तो सॉल्सबरी कैथेड्रल जो है वो आपका इंग्लैंड में स्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड होगा। ये एक प्रकार का चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, कैथोलिक चर्च है ये, ठीक है ना। उसको कैथेड्रल कह के जाता है, एक प्रकार का नगर होता है, काफी बड़ा होता है ये। प्रश्न नंबर 22 में चलेंगे। फ्रांस में किसान विद्रोह कब हुआ? 1495, 1358, 1497 या 1381? सही जवाब होगा ऑप्शन ख 1358 में फ्रांस में किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और ध्यान रहे
1381 में इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में किसानों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। सामंतवादी व्यवस्था में राजा किसानों से कौन सा कर लेते थे? अब मैंने अभी जस्ट बताया कि राजा जो किसानों से कर लेते थे उसे हम टैली कर कहते थे। क्या कहते हैं? टैली। जबकि चर्च जो लेता था उसे कहते हैं हम लोग तीर्थ कर। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। ईसाई धर्म के में पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? ए बी, मोंक, नन या टीथ? तो सही जवाब होगा मोंक। जो पुरुष भिक्षु होते थे उसको मोंक कहते थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ईसाई धर्म में स्त्री भिक्षुणियों को क्या कहा जाता था? तो उसे नन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। जो पुरुष भिक्षु थे उसको मोंक और जो स्त्री भिक्षु है उसको नन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। ईसाई धर्म में भिक्षु लोग कहाँ रहते थे? आबे या एबी, मोंक, नन या टीथ? तो आबे में रहते थे। कहाँ रहते थे? आबे। आबे किसे कहते हैं? एक प्रकार का आश्रम यानी मठ, ठीक है। कहीं आबे लिखा मिलेगा, कहीं एबी लिखा मिलेगा, ये होते हैं मठ को कहते हैं, जिसको हम आश्रम कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि मठों या आबों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक जिसमें उनमें कुछ नियम होते थे, है ना, जिसमें उनमें क्या होता था, कुछ नियम होते थे उस पुस्तक में, वह क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब होगा बेनेडिक्टीन कहलाता था। वो क्या कहलाता था? बेनेडिक्टीन। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष यानी कि जो कौन होता है सबसे शीर्ष पर, पोप, वो कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में, जर्मनी में, रोम में या फ्रांस में? तो सही जवाब होगा बच्चों रोम में होते थे, ठीक है, रहते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे चलेंगे। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? जर्मनी, रोम, फ्रांस या इंग्लैंड? तो जर्मनी के जो फ्रैंक जनजाति हैं उन्होंने फ्रांस नामक नगर का क्या किया? निर्माण किया, देश का निर्माण किया। पहले जो हाँ वो रहते थे फ्रैंक जनजाति, उसका नाम था गौल। ध्यान रखिएगा। जर्मनी का एक जनजाति था, जर्मनी का जो जनजाति था, है ना, तो वह अब सवाल इसमें घुमा के पूछेगा कि जर्मनी का वह कौन सा जनजाति था जो गौल प्रदेश में रहते थे, है ना, या गौल में रहने वाला जर्मनी का कौन सा एक जनजाति था? तो होगा फ्रैंक जनजाति। अब फ्रैंक ने क्या किया? गौल का ही नाम बदलकर क्या कर दिया? फ्रांस कर दिया और एक देश का रूप ले लिया। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। जर्मनी किस महादेश में है? एशिया में, यूरोप में, है ना, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में? तो जर्मनी जो है भैया यूरोप में है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा यूरोप पर डिपेंडेड है। तो यहाँ पर मैंने 30 प्रश्नों का जो है सो अध्ययन मैंने आप लोगों को करवाया, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है सो छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है। तो आप मन लगाकर जो है सो इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो जो मिलना शुरू हो जाए। कल से जो है सो आपका एक नया सब्जेक्ट जो बहुत थोड़ा सा टिपिकल लगता हो बच्चों को, इंग्लिश का जो एक एक करके सारे चैप्टर का जो है सो MCQ क्वेश्चन मैं बनाना शुरू करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके और इंग्लिश में भी आप अच्छे नंबर ला करके पास हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जो है आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए।